अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स की जानिब से हमें इस तरीके से कमेंट्स मिले थे कि हम इस प्रोग्राम को जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। तो आज से हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से शाये करेंगे कि सबसे पहले देश और दुनिया के हालात और उसके बाद के रोज़ जो है वो समाजी हालात, उसके बाद में जो है वो ज़ाती तजुर्बात और आखिरी दिन जो है वो शूफीनामा हम पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आज का जो मौजू है वो आपको उस्मान भाई बताएंगे कि क्या मौजू पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सीधा प्रोग्राम शाये करने की सबब यह है कि कई लोगों के ऐसे सजेशंस थे और कमेंट्स भी थे कि इस तरह से करने से कम वक्त में काफ़ी जानकारी दे पाएंगे और बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम होते तो लोगों के पास आज के दौर में वक्त नहीं होता, तो वो सबसे 4 दिन में आप 4 प्रोग्राम 4 मौज़ूओं पर रिलीज़ करें, इस तरह के सजेशन आए थे। तो इसके लिए हम इस बार से थोड़ा एक मुख्तलिफ अंदाज में इस बार से पेश करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में जो हम जैसे हमारी जो पेशकश होती है उसमें हम समाजी हालात से पहले इसके अंदर हम सुर्खियों में इस बार हमने जो लिया है वो आज़म खान साहब की हालत। एक किसी ने बड़ा अच्छा दिल्ली से इसमें एक शहपारा के तौर पर एक आर्टिकल भी लिखा है और कई नेशनल प्रेस में ये उसका शाये भी हुआ कि जिसमें आज़म खान की कहानी कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो आज़म खान साहब एक बहुत बड़े मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर 2012 से लेके 19 तक आप रहे और जहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का रूल था वहाँ तक तो ये बहुत ऊंचे ओहदे पे रहे। उसके बाद यहाँ तक कि योगी सरकार के अंदर भी इनके काफ़ी इज्जत थी, लेकिन उसके बाद जब ये बीमार पड़े हैं तो उसके बाद इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आज वो उनके ऊपर ये जो केसों की भरमार हुई, कई 100 केसेस के साथ साथ जब बकरी चोर तक भी उनको बना दिया गया और यहाँ तक के जो पुलिस जो है जब उनकी भैंस चोरी होती थी, एक ज़माना ऐसा था कि घर घर जाके तलाशी लेती थी, और आज वो भी हम देख रहे हैं कि आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और इतना तो इतना पर जब उनके साथ ये मामले पेश आए तो जो इनके साथ वाली पार्टियां थी उनके साथ भी खड़ी नहीं रही कि समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड पर बात नहीं आ रही है कि जिन्होंने इन लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज़म खान साहब के लिए हिमायत में उतरे हो। यहाँ पर मैं खासकर उस्मान भाई एक बात और कहूँगा जी। सबसे पहले तो हमारी जो व्यूवर्स, हमारे जो नाजरीन हैं, उनसे बात कहना चाहूँगा कि आप भी जी इस बात से अगर जी सहमत हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज़म खान साहब के साथ में समाजवादी पार्टी ने नाइंसाफ़ी की है, जी तो प्लीज़ हमारे इस अमीन मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जी जिससे इस वाज़ेह हो जाएगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं और कह दूँ आपसे, उस्मान भाई आपसे भी खासकर कहना चाहूँगा कि आज़म खान साहब का जो मामला अभी हाल हम देख रहे हैं, इसे देखकर अहमद पटेल साहब की याद हमें आ रही है। वो कैसे? वो इस तरीके से जी कि आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा कि अहमद पटेल साहब को जब कोरोना हुआ था, ठीक है, उस वक्त का अस्पताल का उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह हैं कुछ, वो दोनों उनके हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे 2-3 लोग और भी चल रहे हैं जी। लेकिन सोचने वाली यहाँ पर बात यह है कि पीछे जो लोग चल रहे हैं उन्होंने पीपी किट नहीं पहनी है, ठीक है, जबकि कोरोना के पेशेंट के वार्ड में किसी को जाने भी नहीं दिया जाता जी। लेकिन यहाँ पर पीपी किट ना पहनना, कुछ ही दिनों में उनकी हालत ऐसी हो जाना, और वही हालत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज़म खान साहब की भी है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि आज़म खान साहब ने अखिलेश यादव की सरकार जो है समाजवादी पार्टी, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो क्या अखिलेश यादव का उनके लिए कोई फ़र्ज नहीं बनता कि आज़म खान साहब के लिए वो कुछ करें? बिल्कुल दुरुस्त, उनका एक अखलाकी फरीज़ा है कि वो इनके लिए कुछ पेश आए। और जैसे कि आपने बताया कि अभी हालिया तौर पे अहमद पटेल साहब की उनको मकान जो था वो खाली कर दिया गया, उनकी जो पुरानी एम्बेसडर थी वो अपने पिरामन गांव जो है इनका भरूच के करीब, वहाँ पे वो वापस आई। किसी ने बहुत अच्छा सोशल मीडिया में टाइटल भी बनाया था कि एक दौर का खात्मा हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि अहमद पटेल साहब एक सियासी मकाम रखते थे, आज़म खान साहब एक सियासी मकाम रखते थे। और आज हम देख रहे हैं कि जो ज़बू हाली और ख़ासकर मुसलमाना ने हिंद की है और उसके अंदर भी सियासी बेदारी नहीं है, और मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, एएम की तरफ जाए, यूपी में भी यही मामला है,
कांग्रेस की तरफ जाए या बीजेपी में जुड़ जाए, ये तीनों के अंदर से उसको क्या है। और इसके साथ साथ रहनुमाई देने वाले जो लोग हैं उसके ऊपर एक सत्ता का आलम है। कोई उलेमा, कोई NGO, कोई दूसरे सियासी लीडर, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और नया टॉपिक यहाँ सजेशन पब्लिक में से आता रहता है। एक सोशल ग्रुप है यहाँ पे गुजरात मुस्लिम ग्रुप करके, जिसमें गुजरात के मुख्तलिफ मुसलमान लीडरान का ग्रुप है और 250 से ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल है और सब जय्यद और चोटी के लोग हैं। तो वो ग्रुप के अंदर किसी ने सजेशन छोड़ा था, तो मैं चाहूँगा कि बदर साहब इस पर आप भी अपनी राय दें कि अब जब ऐसा मामला हो गया है कि यहाँ पे गुजरात के अंदर भी कांग्रेस और एक AIM की भी एक अपनी शनाख्त बन चुकी है, तो ऐसे मामले में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का एक गठबंधन हो जाए और दोनों का जोड़ तोड़ होकर कुछ अगर ये लोग प्रपोज करें और तो ये अच्छी तरह से दूसरी पार्टियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा खासकर यहाँ पर मुझे कहना ये है जी कि अगर कांग्रेस का भी मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना जी और मीम का भी ये मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना जी, तो आप जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस पिछले इलेक्शनों में जो जीती है वो मुसलमानों के वोटों से ही जीती है और मीम भी सारे मुसलमानों के वोट पर आती है। और दूसरी बात एक और है कि कांग्रेस में जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं जी वो भी ज़्यादातर जीतते हैं। ठीक है, और कैंपेन के लिए भी मैदान में इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारों की उतारा गया था। ठीक है, तो अगर मैं मानता हूं कि ये गठबंधन हो जाता है, आपसी समझौता हो जाता है, आपसी तालमेल रहता है और इसी तरीके से गुजरात विधानसभा में ये दोनों आपस में मिलकर अगर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मात दे सकते हैं। क्योंकि गुजरात का आपको मैं एक मामला बता दूं, यहाँ पर के 6 सीटें कुछ ऐसी है गुजरात की कि जहाँ पर सभी मुसलमान जी एकजुट होकर अगर वोट करते हैं किसी एक उम्मीदवार को तो वो उम्मीदवार जीत सकते हैं, यानी 6 सीटें बिल्कुल आ सकती है। इसके अलावा कुछ 7 सीटें ऐसी है कि जहाँ पर मुसलमानों के जो वोट है वो जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, यानी उस उम्मीदवारों को जिताने के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो गोया कि हम इस तरह से इसको समअप कर लेते हैं कि जो मुसलमान लीडरान और जो दूसरे NGOs है और जो वकला और उकला का ग्रुप है वो इस पर तवज्जो दें और इस पर गौर फिक्र करें। उम्मीद है इससे कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा। कहने का मतलब एक ही है मेरा इसमें कि मुसलमान अगर मुसलमानों की ही चाहते हैं रहनुमाई तो ये चीज़ उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मज़हर शेख यहाँ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ उस्मान भाई कुरैशी के साथ में। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।